तो पिछले क्लास में हम लोग बात लाकर यहाँ खत्म किया था कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हम लोग देखा था कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस कंडक्टर की लंबाई और उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में इसके ऊपर खोद खोद के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा हम भी खोद देते ताकि बाबा आपको खोदने में आसानी हो। अगर मान लीजिए एक सवाल तो बहुत सिंपल होता है कि कोई एक तार है, उस तार की लंबाई को दुगना कर दिया गया। कितना कर दिया? दुगना कर दिया गया। तो उस तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज कीजिए एक कंडक्टर है, उसका अपना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कुछ लंबाई होगा, उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। अगर उस कंडक्टर के लंबाई को डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बात रहेगा तो हम भी समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, कितना होगा? तो देखेंगे हम लोग कि हम लोग क्या देखा है। हम लोग देखा है कि तार का रेजिस्टेंस और उसका लंबाई में एल का रिलेशन है। तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही, अगर तार की लंबाई को दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है या नहीं होता पता नहीं। तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया, किसी भी कंडक्टर की लंबाई को 3 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? है जी 3 गुना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? अब तो नहीं भूल हो गए वाला मसला ज्यादा है इसके ऊपर, और इसी के वजह से क्वेश्चन पूछता है क्या 1/a रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओ सॉरी सर, असल में तो हाथ ना भाग रहा दिमाग से आगे। दिमाग यहाँ भी होता है, पता आपको? जब बहुत पढ़ेगा तो आपका दिमाग यहाँ भी हो जाएगा, तो आपका हाथ चलेगा, आपको दिमाग को पता है आपका हाथ चल रहा है। देख मजाक हो रहा। रात में घर में सोता है, मच्छर मुंह में कहीं बैठता ठीक जगह मार लेता है ना। दिमाग शब्द तो नहीं कि मच्छर उठ के तो मारता नहीं है, अपने आप हाथ चला जाता है। तो हाथ भी समझता है कहाँ पर क्या हो रहा है। बात की भाई आगे देखते। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चीज का आम भाषा में क्या बजा? तार का मोटाई। तार का मोटाई या तार का गोलाई बोले, जो तार का ये हिस्सा देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जितना ज्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना ये कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यही है ना? ये तो समझ गए। अब अगर हम बोले कि तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कम तो हो जाएगा, सभी समझ रहा है जी। सब बोलेगा हाफ ना, क्योंकि यहाँ पर डबल बोलेगा, हाफ बोलेगा सब नहीं। उसका स्क्वायर कर दो मन में। जैसे आप कितना बोल रहे हैं, आप बोले 1/2 ना, 1/2 नहीं, 1/2 का स्क्वायर बोलो, कितना होगा? तो 1/4 हो जाएगा। क्या जाएगा? समझ में आई बात? क्यों ऐसा हम वो बता दे रहे हैं। लंबाई के बारे में सिंपल बोल सकते हैं, लंबाई दुगना तो रजिस्टर भी दुगना, लंबाई 3 गुना रजिस्टर भी 3 गुना, लंबाई 2 गुना रजिस्टर भी 2 गुना, लंबाई हाफ तो रजिस्टेंस भी हाफ। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ऐसा नहीं है। अगर आपको हम बोले किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम 3 गुना कर दिया, यानी कि जितना मोटा था उससे 3 गुना मोटा कर दिया तार को, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले के मुकाबले में? 3 गुना किया हम, 3 का स्क्वायर 1/9 पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम ऐसे बोले कि अब हमको ध्यान देना है, क्या वाला समझ में आया? एक मिसाल और दे देते हैं। मान लीजिए किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम 4 गुना कर दिया, समझ में आ गया ना? 1/16। अब इसी में हम लोग कहानी में ट्विस्ट बना रहे हैं, यही ट्विस्ट एग्जाम में आता है, अगर आएगा तो यही ट्विस्ट आएगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग आधा कर दिया। अब आधा करने का मतलब क्या हो रहा है? कम कर दिया, है ना? तो अब हमें किसी तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया है, तो अब आपका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कितना हो जाएगा वो बताना हमको।
ऐसे लिखा रहेगा ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में। हम आपको सेंटअप के नहीं पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपने सेंटअप को सामने क्यों पढ़ेगा, कितना जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कैसे 1/1/2 पे स्क्वायर करना होगा तो, है ना, यही करना होगा ना, क्योंकि हाफ कर दिया है। जैसे यहाँ पर डबल का 2 पे स्क्वायर कर रहे थे ना, 4 गुना किए करेंगे तो 4 पे स्क्वायर करेंगे, 3 गुना करेंगे 3 पे स्क्वायर करेंगे, तो हाफ करेंगे तो हाफ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। झगड़ा है क्या आपसे? तो कितना नजर हो गया 1/4 पलट के स्कूप और ले जाओ, 4 ऊपर के 1 नीचे रह गया, ठीक है, काट दो मन करेगा तो बहुत 4, कितना हो गया 4। बात समझ में आ रही है? तो इसी लंबाई में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कंफ्यूज नहीं होनी है। जैसे आपको बोले यार डबल का तो ये हाफ देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं देता। फिर सुन लीजिए, अगर तार की लंबाई को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल, तार की लंबाई को आधा करेंगे रेजिस्टेंस आधा। अब अगर हम लोग तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी आता है, ये तो एक तरीका बता दिया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम, ठीक है। और एक फॉर्मूला दिखा दे रहे, R1/R2 L1/L2 एकदम आने का बहुत ज्यादा चांस है। R2/R1 ये क्या चीज है? आपको कैसे ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी 2 कंडक्टर का रेजिस्टेंस का रेशियो इतना है, लंबाई का रेशियो इतना है, तो आप बताइए उन लोग का रेडियस का रेशियो कितना होगा। तो कभी कभी बोल देगा रेडियस का रेशियो, ये 2 रेशियो दिया हुआ रहेगा, कभी कभी ये निकालने बोलेगा। 3 रेशियो में कोई 2 रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको निकालने बोलेगा। यहाँ पर आर क्या चीज है सर? तो देखिए किसी भी तार का जो ये हिस्सा है वो तो गोल है ना, तार जैसे कैसा है? सर्कुलर है, सर्कुलर है ना। तो तार का ये हिस्सा जो देख रहे हैं इसको तो जूम करके हम दिखा रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, समझ में आ रहा है? बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तार वहां तालाब तक गया हुआ पीछे, तो ये तार का जो गोलाई एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसका अपना एक सेंटर भी होगा, इसका अपना एक रेडियस भी होगा। तो यही वाला आर, ये वाला आर है। अगर हम तार का मोटाई को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या बढ़ा रहे हैं? तार का रेडियस को बढ़ा रहे हैं, मतलब यही है, ठीक है। आप एग्जाम में क्या दिया हुआ रहता है आपको? या तो एग्जाम में ये रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ रहेगा और लंबाई का रेशियो दिया हुआ रहेगा, बोलेगा दोनों का रेडियस का रेशियो निकालो। क्या रेडियस का रेशियो दिया हुआ रहेगा, लंबाई का रेशियो दिया हुआ रहेगा, बोलेगा रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। आप कहीं से भी आराम से निकाल सकते हैं, बढ़ाई का निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देकर समझा देगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, आप कैसे दिया हुआ रहेगा? आपको रेशियो बोला हुआ रहेगा। तो हम मान ले रहे हैं R1 R2 दिया हुआ आपका 2:3 दिया हुआ है, और लंबाई का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आपको आ जाएगा, हम देंगे उसमें है क्वेश्चन में। मान लीजिए आपका आ गया 4:5, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या? रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालिएगा आप? R1/R2, यहाँ पर रेशियो कितना है? 4/5 बढ़ा दो, यहाँ रेशियो कितना होगा? 2/3 ना, तो 2/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पर? 4/5, 2 दूना 4 और 3 पे स्क्वायर 9, मतलब कितना हो गया आपका? 16 बोलो भाई 45। तो इसका मतलब कितना हुआ? दोनों वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? 45। ये का मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया, ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी जो कुछ शॉर्ट बताया है वहां पर वो भी कभी कभी आ जाता है। अब वहां थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन बोल देगा कि कार का रेजिस्टेंस है, उसका लंबाई दुगना किया है तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, बताओ ट्रू ना फॉल्स? अभी ना बोले, एग्जाम में समझ ही में नहीं आ रहा, एग्जाम में समझ ही नहीं आया, कौन तो करना लगे कुछ नहीं पाता हम लोगों को। और सच्ची ठीक ही बात आएगा वो, आप पॉज प्लीज को बात लीजिए। फिर हम आगे बता रहे हैं, आज शुरू करेंगे जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो लड़की ये बात ठीक बोल रही सर, वहां पर तो रेशियो तो उल्टा है,
R2/R1 है, तो हम लोगों को यहाँ पर 3/2 बढ़ाना चाहिए था, R2/3 बढ़ा दिया, तो कोई फर्क नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे ही मेरी बात समझा नहीं क्या बोल रहे, क्या मसला हुआ था? तो ठीक कर लेंगे उसको आप लोग? नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज, बिठा दे इसको तो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और उतना बड़ा भूल नहीं है। अरे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन पढ़ा पड़ा था, बोलो। बड़ा R1 बड़ा R2 रेजिस्टेंस शुरू में तो बोला। आज समझ गए, ठीक है? बैठ। यहाँ पर दो डिफरेंट केस है ना, 2 बार अलग अलग तार ले रहे हैं, 2 बार अलग अलग तार ले रहे हैं, और दोनों तार के अगर हम आर ही मान लेंगे तो कौन कौन तार कैसे पता करेंगे? अगर सारा ऑटो का नंबर एक ही हो जाए तो कौन एक्सीडेंट कर भागा कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ना, एक अलग नाम देना पड़ेगा उसको। तो नहीं समझ रहा, घर में जुड़ा बच्चा भी होता है, आदमी 2 नाम रखता है उसका अलग अलग, समझ ले वैसी है कहानी है। 2 अलग अलग तार है, अलग अलग लंबाई का है, इसीलिए अलग अलग है, ठीक है? लगा अच्छा ही है। आओ आज पढ़ने वाले हम लोग जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब क्या बताया हम? इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा देखिए, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा अपने घरों में कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली चीज, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके चल रही है या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, पंखा हो, लाइट हो, जितना भी कुछ हो, आप देखिएगा जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो हल्का सा गर्म होता है। नया नहीं होता, बताइए। अभी जो ये अंदर में जो वायर है, अंदर में अगर कैसेट पड़ेगा, तार छूएंगे तो हमको गर्म लगेगा। हम ऐसा पागल पर नहीं करेंगे, क्योंकि पता है गर्म होगा, उसका असर आपको देखना है। तो पंखा छू के देख सकते हैं, गर्म मिलेगा, गर्म रहेगा आपको। ट्यूबलाइट आपको गर्म मिलेगा ना। या अगर आप कभी छूना चाहें तो छू के देख सकते हैं जल्दी से, तो आपको मालूम होगा कि हाँ तार जो है गर्म है। लकड़ी पे खड़ा ही कीजिएगा, मत कीजिएगा। हम मतलब घर में एक आदमी खड़ा किया, देखिए हम चेक कर रहे हैं, कुछ होगा तो धक्का दीजिएगा, हम स्विच बंद कर दीजिएगा, ठीक है? मतलब बोलने का मतलब ये, जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसके आसपास उस कंडक्टर में क्या पैदा होता है? हीट पैदा होता है। जो काम लेना है कंडक्टर करंट से हम ले रहे हैं, पंखा चलाना है चला रहे हैं, और लाइट जलाना है जला रहे हैं, फ्रिज चलाना है चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन इस सारे चीजों के अलावा क्या होता है? एक हीट पैदा होता है उस कंडक्टर के सराउंडिंग में। मतलब बोलने का मतलब ये कंडक्टर जो है गर्म होता है। जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा वो कंडक्टर गर्म होगा, हो नहीं है। हाँ, अब कोई ज्यादा गर्म होगा और कोई कम गर्म होगा। तो बोलने का मतलब ये है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उससे हीट जनरेट होता है। तो जब जूल्स ने इस बात को देखा कि करंट से हीट पैदा हो रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, पंखा चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, लेकिन उस टाइम एसी नहीं था, ऐसी मिसाल देने को बोल रहा है। तो अगर कुछ और भी काम ले रहे हैं घर से, लेकिन फिर भी उस कंडक्टर में एक हीट पैदा हो रहा है, इसकी वजह पे तार क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और कभी कभी इतना गर्म होता है कि तार जल के पीछे टूट भी जाता है। नोटिस भी कभी कभी किए होंगे हम लोग। तो जूल्स का ध्यान इस तरफ चला गया। जूल्स का इस तरफ चला गया क्या? कि करंट से हीट को हासिल किया जा सकता है। करंट का कुछ और काम है, एम्पेयर कुछ और काम कर रहा था, ओम्स कुछ और काम कर रहा था, कूलम्स कुछ और, सब तो करंट पे काम कर रहा है ना। कूलम्स कुछ और काम कर रहा था। अब जूल्स को एक नया चीज दिख गया। अरे ये क्या दिख गया हमको? ये तो करंट से हीट ही पैदा हो सकता है। बस
वो बोला ठीक है ओम्स तुम जाओ, एम्पियर तुम भी जाओ, तुम लोग समझो अपना, हम जा रहे इस तरह, हम करंट को ले जा रहे ननियाल में अपना। मतलब क्या, मतलब हम देखते हैं कि करंट से हीट पैदा हो रहा है वो कैसे पैदा हो रहा है। अब उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। फिर उसने भी 3 लॉ दे दिया कि जो करंट किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा, जो हीट पैदा होगी उसके अंदर, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और क्यों पैदा होती है। बात समझ में आ गई है? तो जूल बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कुछ नतीजे पर पहुंचा। वो बोला कि जो किसी भी कंडक्टर में जो हीट पैदा हो रहा है उसको किसे इंडिकेट कर रहे हैं, एच से। जो किसी भी कंडक्टर में जो हीट पैदा होगा वो डिपेंड करेगा उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट पे, उस कंडक्टर पे फ्लो होने वाला करंट पे। ठीक है, अब कैसे होगा हम बताएंगे। उसके अलावा फिर क्या बोला, बोला करंट पे डिपेंड तो करेगा, उसके अलावा वो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। टाइम मतलब किस कंडक्टर में कितने वक्त के लिए करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा वक्त के लिए करंट फ्लो करेगा, हम लोग समझ रहे हैं क्या होगा, सब बताएंगे उसको। और बोले एक और चीज है जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर डालता है, वो कौन है, तार का रेजिस्टेंस। तार का रेजिस्टेंस सबसे, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, तार का। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, तार का रेजिस्टेंस। तार के रेजिस्टेंस के बिना पर ही तार क्या होता है, गर्म होता है। हम लोग क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का ऐसा खूबी है जो उसके अंदर करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन चूंकि उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई किया हुआ है, उसके पोटेंशियल के डिफरेंस, उसका दोनों एंड का जो पोटेंशियल है उस पर डिफरेंस है, इसीलिए करंट फ्लो होता रहता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, हर कंडक्टर चाहता है कि इस पे करंट फ्लो ना हो। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए ये हम लोगों का एक वायर है। ठीक है, ये वायर है और ये हम लोग का जो कलर दिखाई दे रहा है हम लोग को यहाँ पर, समझिए रेजिस्टेंस है। अब करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुई, फ्लो यहाँ भी वायर है, समझिए कंडक्टर है, करंट इसके अंदर आया, मजे में फ्लो हुआ, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या है कंडक्टर में, रेजिस्टेंस। वो क्या कर रहा है, करंट को रोकने की कोशिश कर रही है, तुम नहीं जाओ, लेकिन वो जाना चाह रहा है। अब यहाँ पर उसका स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया। ये तो स्लो हो गया, लेकिन पीछे से लाइन लगा हुआ, अगले इलेक्ट्रॉन भी चला आया, अब धक्का दे रहा है, आगे बढ़। बोला कैसे बढ़े, वो तो रोक रहा है, कौन, तार का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो बढ़ने नहीं दे रहा। तो क्या हो रहा है, फिर उतने यही बात चीज अभी चली रही थी कि 2-3 और आ गया। अब क्या हो रहा है कि इस जगह में क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आकर जमा होता है, पुश करता है, धक्का एक दूसरे को धक्का देता है, आपस में उन लोगों में कोलिजन होता है, लाल धक्का धुक्की दे के तोड़ ताड़ के फिर वो लोग। तो उस जगह पे जहां पर रेजिस्टेंस होता है वहां पर कुछ सेकंड में, कुछ लम्हा के लिए क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर जमा होता है और वो जद्दोजहद करता आगे बढ़ने के लिए। रेजिस्टेंस जाने नहीं दे रही है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का अपना खूबी है, हम नहीं जाने देंगे, इसलिए बोला जाएंगे, तो फिर निकलेगा। तो उसका क्या होता है, थोड़ा रफ्तार यहाँ स्लो हो जाता है, जिसके बिना पर क्या तार यहाँ पर बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्या आगे जमा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो उस बिना पे क्या होता है, उस कंडक्टर का वो जगह गर्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस मतलब जाने ही नहीं रही, कुछ भी हो जाए, तो ठीक है, लो तो जल के टूट जा, तो तार जल के बीच से, कभी कभी बीच में तार जल के आग लग के टूटती है ना, देखिए जब जलता है तार से आग निकलती है हल्की सी, तो आग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन है। वो जो जहां पर जल रहा है वो हिस्सा उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं दे रहा, तो वो तार को जला देता है। बात समझ में आ रही है? हम ऐसे समझाने के लिए बोले, लेकिन होता यही है, जो तार कभी कभी जल जाता है, बीच से जल के टूट जाता है, वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको रुक जाने की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है तार बहुत ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, डैमेज हो गया तार, बहुत डस्ट जमा हो गया उसके ऊपर, तो उस बिना भी कभी कभी ऐसा होता है, तार पुराना हो गया तो कभी कभी तार कमजोर हो गया, हम ना सब कमजोर बोलते हैं, जल्दी कभी कभी टूट जाता है। तो फंडा उसके बीच यही है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रेजिस्टेंस की बिना पे तार जो है, जो करंट गर्म होता है, बात समझ में आ रही है? तो अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बोले ना, उतना झगड़ा होगा, उतना मारपीट होगा, उतना गर्मा गर्मी होगा, तो वैसे ही होगा। क्लियर हो रही बात? क्या तो बात समझे? तो जूल से ही बोला कि जो किसी भी कंडक्टर में जो हीट पैदा होगा
वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। किन चीजों पर डिपेंड करेगा? उसने कहा कि जो हीट है किसी कंडक्टर में, वो करंट के साथ उसका क्या रिलेशन होगा? आप सोच के बताइए। जितना ज्यादा करंट आएगा उतना हीट पैदा होगा, कॉमन सी बात है। तो उसने कहा कि ठीक है, जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ही हीट पैदा होगा। तो हीट में और करंट में इसका करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अब स्क्वायर कहां से आया? एक्सपेरिमेंट करके निकाला होगा। वो एक्सपेरिमेंट करके निकाला होगा। कैसे निकाला होगा? हो सकता है कि उसका करंट बढ़ा रहा है 1 यूनिट, मान लो करंट बढ़ा रहा है 2 यूनिट, हीट बढ़ रहा है 4 यूनिट, ऐसा होता होगा। ये लॉ बनता है, कैसे बनता है? लैब में उसको लॉन्ग टर्म टाइम तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया है, तो डेटा की बुनियाद पर लॉ बनाया जाता है। ये लॉ जब बनाया होगा तो इस तरह से कुछ होता होगा कि अगर करंट को बढ़ा रहा है 5 यूनिट, हीट बढ़ा रहा है 25 यूनिट। बात समझ आ रही है? तो इस बिना पे एक लॉ निकाला, वो बोला कि ठीक है, जो हीट पैदा हो रहा है वो करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको इसे एक्सपेरिमेंट करना है तो आप साइंस लेकर साइंटिस्ट बनिए, आराम से कर लीजिएगा लेबोरेटरी में। अभी से याद कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो H जो I जो है वो हीट के इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है डायरेक्ट रिलेशन है? जो हीट पैदा हुआ कंडक्टर में, उस करंट के कंडक्टर में, वो करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? व्हेन, बोलो व्हेन T एंड R आर फिक्स। ठीक है जी। दूसरा आइए, आप देखें हीट में और टाइम में क्या रिलेशन है? तो टाइम में नॉर्मल डायरेक्ट रिलेशन। जितना वक्त के लिए आप किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाइएगा, उसमें उतना ज्यादा गर्मी पैदा होगी। से मान लीजिए पंखा को चलाएंगे हम 10 मिनट के लिए, गर्म तो होगा। इसको चलाएंगे 1 घंटे के लिए, गर्म कौन होगा? आप टीवी चला रहे घर में 10 मिनट के लिए, आदमी 2 घंटे बैठ टीवी देख रहा है, टीवी गर्म किसका होगा? सेम फंडा, ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। तो हीट जो पैदा होगा किसी कंडक्टर में, वो उस टाइम, कौन टाइम है? ये वो टाइम है जिस टाइम तक करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। हमारा रात का टाइम नहीं, तो कभी अच्छा चलता नहीं। कौन टाइम है? कि उस कंडक्टर में कितने वक्त के लिए करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पर क्या बोलेंगे? व्हेन I एंड R फिक्स्ड। फिर आइए रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है? ये तो समझा ही दिया भैया कि किसी कंडक्टर में जो हीट पैदा होगा वो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट पैदा होगा। तो हीट और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन। तब ये तो समझ में आ रहा, लिख रहे हैं हम लोग तो। व्हेन I एंड T आर फिक्स्ड, देन बाय थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन क्या लिखेंगे हम लोग? मिला देंगे ना इसको। H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R, बोलो R T। मिला लिए। अब क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे। अच्छा, यहां से एक बात बोलते चले, कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछता है कि किसी कंडक्टर में हम लोग करंट का जो फ्लो है दुगना कर देंगे, तो हीट कितना हो जाएगा पहले के मुकाबले में? फिर गलत बोला। पर देख, पहले बोर्ड देख भाई। तो अगर हम करंट का फ्लो को दुगना कर दे, हीट कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा। सुनाई दे रहा भाई? तो कितना हो जाएगा? 4 गुना होगा। अभी समझाया, जितना करंट फ्लो करेगा तो हीट बढ़ जाएगा, बोलता कम हो जाएगा। ध्यान दे भाई, यहाँ पर अगर करंट का बहाव को 3 गुना कर देंगे, कितना होगा? 9। एग्जाम में आ चुका है इसलिए बोल दिया है। ट्रू फॉल्स यहाँ है, बोला है कि एक तो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट का बहाव को दुगना कर दिए तो हीट आधा होगी। हाँ जी, अब तो बोलेगा। अब क्या करेंगे इसको हम लोग? इस केकड़ा का साइन को हटाएंगे
और यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे। इस कांस्टेंट को हम अजीब तरह का कांस्टेंट लगाते हैं। इसको ऐसे लगाते हैं 1/j I² RT। अब जे यानी कि 1/j का आइडिया जूल्स का आत्मा से पूछना होगा। तो ये जो 1/j, इसको यहाँ पर जो लिया है कांस्टेंट, वो क्या लिया 1/j, जहां पर 1/j क्या है कांस्टेंट ऑफ रेडिएशन है, और इस j का नाम है जूल्स कांस्टेंट। इसका नाम है जूल्स कांस्टेंट और इसका यूनिट है, इसका वैल्यू है J = 4.2 जूल पर कैलोरी। शॉर्ट में कभी कभी ऐसे लिखा जाता है 4.2 J, बोलो CS, याद रहेगा, छाप लो इसको। इसको ऐसे लिख देना अच्छा रहेगा, बराबर निशान देके I² RT/J, I² है ना। चलो छाप लो इसको, पॉज करो भाई। है जी, अब सुनो। अब जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहे हैं कि इस प्रिंसिपल पे हम लोग घरों में क्या क्या चीज इस्तेमाल होता है और कौन कौन चीज इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक हीटर। क्या इस्तेमाल होने वाला है? इलेक्ट्रिक हीटर से क्या काम करते हैं हम लोग? काम क्या लेते हैं? बत्ती लगाएगा, हीट लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर से असल मकसद होता है हीट लेना। आप जैसे खाना बना या खुद जल जा, तेरा मर्जी है, पानी गर्म कर, उससे असल मकसद क्या है? उससे लेना हीट लेना है। तो वहां पर क्या हो रहा है? करंट से क्या पैदा कर रहे हैं? हीट पैदा कर रहे हैं। तो ये किस प्रिंसिपल, जूल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अभी कैसे काम कर उसको भी बताएंगे। और एग्जाम्पल देकर बोले तो हम लोग घरों में इस्तेमाल होने वाला गीजर रखा हुआ है 8 महीने से, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ठंडे नहीं आ रहा, हम ये लगाए जिससे घर में गीजर पानी गर्म करते हैं हम लोग उसमें। तो कैसे इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ठीक बोले, इलेक्ट्रिक आयरन, उससे भी क्या लेते हैं हम लोग? बोले सर आयरन कपड़ा करता हूँ, ठीक है। मकसद क्या उससे लेना होता है? हीट लेना होता है। तो ये भी जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। और एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में है। बोलो, इलेक्ट्रिक बल्ब, हाँ ठीक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है। कौन सा ओवन? हाँ तो हो गया, उसे लीटर की गिनती में एक ही बार हो गया। अब चूल्हा लगाना बोलना जरूरी है? बावर्ची खाना में नहीं रहते फिर बोलेगा इंडक्शन, ठीक है, सब उसी में आ गया। अच्छा, एक और इसका एप्लीकेशन जो हम लोग डे, उसके बगैर हम लोग का लाइफ घर का चलेगा नहीं, वो है हमारे घर का इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो हम सबको पहले एक एक करके बता रहे हैं। पहले आपको हम क्या बता दें, मेरे नोट्स में पहले क्या लिखा हुआ देखा जाए। एक्टिव पाउस करो, एक्टिव पाउस करो, एक्टिव। तो हम लोग घरों में जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर कौन कौन चीज काम करता है, 4-5 इसका नाम बताया। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर से, बात स्टार्ट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या ऐसा खास बात है, हम लोग क्यों उसको इस्तेमाल करते हैं? अब देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर आप लोग हम अपने घरों जो देखे, असल मकसद क्या होता है हम लोग ऐसा हीट लेना, ठीक है।
उससे हीट लेकर फिर हम लोग क्या करते हैं, जो काम करना होता करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हीटर के अंदर है वो क्या चीज, इसका वायर, वो उसका वायर। होता क्या है, हम लोग हीटर को जब प्लग में लगाते हैं तो कुछ सेकंड लगता है, वो आगे से लाल होता है, लाल होता है, लाल होता है, फिर क्या होता है, जब रेड हॉट हो जाता है, लाल, फिर गर्मी हीट देने लगती है, हम लोग जो करना था उसके करते हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उसका तार, उसका एक यूनिक तार है। आप हर तरह के तार को आप हीटर में लगा नहीं सकते हैं। अब इससे पहले आपको बातें बताया हम थोड़ी देर पहले कि किसी तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी तार का रेजिस्टेंस कम हो सकता है, और रेजिस्टेंस करता है क्या, हीट पैदा करता है। ठीक है, वहां तक बात समझ में आई। तो आमतौर पर हीटर में जो वायर को इस्तेमाल किया जाता है वो एक खास तरह का वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। समझ बात, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत हाई का मतलब समझ रहे हैं कितना हाई, इतना ज्यादा हाई उसका रेजिस्टेंस होता है कि देखिए वो रेड हॉट की तरह जल जाता है, जब लाल, जो आपको आग देने लगता है। वो फ्लेम तो नहीं देता है, आग का फ्लेम तो नहीं उठता है, लेकिन वो एकदम गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है। वो किस बिना पर होता है, क्योंकि उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आमतौर पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर इस्तेमाल करते हैं उस वायर का नाम है नाइक्रोम वायर। इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हेडिंग दे पहले हम इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वायर का नाम है नाइक्रोम वायर। ये नाइक्रोम वायर है क्या चीज, ये निकल प्लस क्रोमियम, दो तरह का मेटल है, एक निकल और क्रोमियम, इन दोनों का क्या है, अलॉय है। अलॉय किसको बोलते हैं, अलॉय किसको बोलते हैं, जब दो तरह के मेटल को मिलाकर एक नया चीज बनाया जाए तो उसको अलॉय बोलते हैं। जैसे एक लोहा का बर्तन है, लोहे का बर्तन है, एक तांबे का बर्तन है, एक तांबे का बर्तन। जब लोहे और स्टील को या तांबे को मिला के बनाया जाए तो उसको अलॉय बोलते हैं। आजकल बहुत सारा चमचा वगैरह भी चला हुआ है, साइड में तांबा लगा हुआ है तो कहीं पर भी स्टील लगा हुआ है। नहीं बात समझ में आ रही है। तो जब दो तीन तरह के मेटल को मिलाकर कुछ बनाएंगे उसको बोलते हैं अलॉय बोलते हैं। तो ये क्रोमियम वायर है जो हम लोग हीटर में इस्तेमाल करते हैं, वो किससे बना है, निकल और क्रोमियम से बना है। इसका एक खूबी क्या है, इसका एक खूबी, कई खूबी है। पहला खूबी है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्यों रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है इसका, इसको बनाए ही, इसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है इसका रेजिस्टेंस हाई हो। आप किसी भी तार से चला नहीं सकते हीटर, आपको जाना, हीटर का तार अगर आप कट जाए तो जाना पड़ता है